हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर पीसीबी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए हम लोग समझते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा होती क्या है, इसके बारे में। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ध्यान समझिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा अनुभाग 13.2 में हमने देखा कि नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना है। ठीक है, परमाणु की संरचना जब आपको बताई जा रही थी तो उसमें आपको बताया गया था कि नाभिक किससे बना हुआ है। परमाणु की संरचना में आप पढ़े थे कि परमाणु के सेंटर में नाभिक होता है जिसका आकार बहुत छोटा होता है और उसके चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। नाभिक के अंदर होता क्या है, तो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना होता है। अतः यह अपेक्षित है कि नाभिक का द्रव्यमान इसमें उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान के कुल योग के बराबर होगा। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना होता है, तो इससे हम लोग अपेक्षा कर सकते हैं कि नाभिक का जो द्रव्यमान होगा वह उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमानों के कुल योग के बराबर होगा, सिग्मा एम के बराबर होगा। लेकिन नाभिकीय द्रव्यमान कैपिटल एम हमेशा सदैव डेल्टा एम से कम पाया जाता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमानों के योग करने के कारण जितना आना चाहिए उतना नहीं आता है, उससे कम आता है, सिग्मा स्मॉल एम से कम आता है नाभिक का द्रव्यमान। आखिर यह द्रव्यमान जो कम हुआ है वह द्रव्यमान गया कहाँ, क्यों कम हुआ है? जितना नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन हैं उनके द्रव्यमान को ऐड करने पर उतना द्रव्यमान होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वास्तव में नाभिक का द्रव्यमान कैपिटल एम जो है वह हमेशा कुल द्रव्यमान के योग सिग्मा स्मॉल एम के कम पाया जाता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। हम लेते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन को, 8 ऑक्सीजन 16, एक ऑक्सीजन का समस्थानिक लेते हैं जो है 8 ऑक्सीजन 16। ठीक है, इस 8 ऑक्सीजन 16 में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन हैं। ऑक्सीजन 16 के नाभिक में 8 प्रोटॉन हैं और 8 न्यूट्रॉन हैं। आइए हम इसकी गणना करें, वजन कितना होगा। तो 8 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, 8 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, तो 8 इंटू 1 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो 8 इंटू 1.00866 यू। 8 प्रोटॉनों का द्रव्यमान, तो 8 इंटू 1 प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00727 यू। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 गुणे 10.00055 यू, ये 8 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। इसलिए ऑक्सीजन 16 के नाभिक का अपेक्षित द्रव्यमान कितना होना चाहिए? ठीक है, तो 8 गुणे 2.01593 यू मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा आपका 16.2744 यू। ऑक्सीजन 16 के नाभिक का अपेक्षित द्रव्यमान 16.12744 यू होना चाहिए। ठीक है, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा। लेकिन जब द्रव्यमान वर्णक्रम मापी के प्रयोग द्वारा, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर के प्रयोग द्वारा ऑक्सीजन 16 का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया गया तो आया 15.99493 यू, अर्थात जो अपेक्षित द्रव्यमान है उससे कम आया। इसमें
8 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर हम घटा दें, 8 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक में नहीं होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को घटाने पर ऑक्सीजन 16 के नाभिक का प्रायोगिक मान जो है वह 15.99053 U है। ठीक है। अतः हम पाते हैं कि ऑक्सीजन 16 नाभिक का द्रव्यमान इसके घटकों के कुल द्रव्यमान से 0.1369 U कम है। जो इसके घटक हैं उनका द्रव्यमान जो है कितना है, 16.12744 U। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सबको शामिल किया जाए तो वर्णक्रम मापी प्रयोग द्वारा जो द्रव्यमान आया 15.99493 U आया। इसमें इलेक्ट्रॉन के वजन को अगर हम घटा दें तो आ जाएगा 15.99053 U। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह जो वर्णक्रम मापी के द्वारा जो वजन आया है और जो होना चाहिए वजन, इनमें एक डिफरेंस है। वजन कम हो गया। कितना कम हो गया? तो इसके घटकों के कुल द्रव्यमान से 0.1369 U कम है। नाभिक के द्रव्यमान या इसके घटकों के द्रव्यमान का जो अंतर आ रहा है डेल्टा m, जो कमी आ रही है, जो डिफरेंस आ रहा है द्रव्यमान में डेल्टा m, इसी को द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं, जो कितना है 0.1369 U है, द्रव्यमान क्षति डेल्टा m। ठीक है। इसका मान आप इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं द्रव्यमान क्षति का। देखिए ध्यान से, डेल्टा m बराबर Z इंटू MP, मतलब परमाणु क्रमांक जितना हो एटम का और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान हो, मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस A माइनस जेड। A माइनस जेड का मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी A माइनस जेड करने से। A परमाणु भार है, Z परमाणु क्रमांक है। तो जब A माइनस जेड करते हैं तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या पता चल जाता है, और इंटू Mn, मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है। तो डेल्टा m निकालने के लिए आप कैसे निकालेंगे? तो कुल प्रोटॉनों की संख्या, तो Z इंटू MP, प्लस कुल न्यूट्रॉनों की संख्या A माइनस जेड इंटू Mn। ठीक है। माइनस m, माइनस m। ठीक है। तो इस तरह से आपको द्रव्यमान क्षति पता चल जाएगी। जैसे यहाँ पे आपने अगर ऑक्सीजन 16 की गणना करना हो तो इस सूत्र से कैसे करेंगे? तो यहाँ पे Z परमाणु क्रमांक Z 8 रखेंगे, 8 गुणे मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का वजन रखेंगे 1.00727, प्लस A माइनस जेड, तो 16 माइनस 8 करेंगे। ठीक है। यहाँ पे A कितना है? 16 है, Z 8 है, तो 16 माइनस 8 8 हो जाएगा, इंटू Mn, न्यूट्रॉन का वजन रखेंगे 1.00866 U, और माइनस m कौन सा है? जो वर्णक्रम मापी से आया है वजन, उसको रखेंगे। ठीक है। उसको रखेंगे जो प्रयोगों द्वारा आया है वजन, उसको m का मान जो आया है आपका 15.99493 U। इलेक्ट्रॉन का अगर घटा दें तो 15.99053 आया है। ठीक है। इसको m की जगह रखेंगे, माइनस करेंगे तो डेल्टा m का मान निकल जाएगा आपका, जो कि 0.13691 U होगा। यह द्रव्यमान क्षति है। अब प्रश्न है कि द्रव्यमान क्षति का अर्थ क्या है? द्रव्यमान क्षति का अर्थ क्या है? यहीं पर आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत अपनी भूमिका निभाता है। यही जो द्रव्यमान क्षति डेल्टा m है, यही एनर्जी में चेंज हुई है। यहीं पर आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत अपनी भूमिका निभाएगा। चूँकि ऑक्सीजन नाभिक का द्रव्यमान इसके घटकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है। ऑक्सीजन नाभिक का द्रव्यमान, जो आप 8 ऑक्सीजन 16 के बारे में हमने चर्चा किया था,
ऑक्सीजन नाभिक का द्रव्यमान इसके घटकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है। ऑक्सीजन नाभिक के समतुल्य ऊर्जा इसके घटकों के समतुल्य ऊर्जाओं के योग से कम होता है। ऑक्सीजन नाभिक की समतुल्य ऊर्जा इसके घटकों के समतुल्य ऊर्जाओं के योग से कम होता है। यदि आप ऑक्सीजन नाभिक को 8 प्रोटॉनों और 8 न्यूट्रॉनों में विखंडित करना चाहें तो आपको यह अतिरिक्त ऊर्जा डेल्टा mc² इस नाभिक को प्रदान करनी होगी। यदि आप 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन को अलग करना चाहते हैं, नाभिक से तोड़ना चाहते हैं नाभिक को, तो आपको अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ेगी। कितना देना पड़ेगी? डेल्टा mc² ऊर्जा उसको प्रदान करना पड़ेगा, तभी नाभिक टूटेगा। इसलिए आवश्यक यह ऊर्जा Eb द्रव्यमान क्षति से निम्नलिखित समीकरण द्वारा संबंधित है। Eb बराबर डेल्टा mc²। बाइंडिंग एनर्जी, नाभिक को बांधे रखने वाली ऊर्जा, बंधन ऊर्जा Eb डेल्टा mc²। यह नाभिक को बांधे रखने वाली ऊर्जा है डेल्टा mc², जिसकी वैल्यू होगी, और इसको Eb से प्रदर्शित करेंगे बाइंडिंग एनर्जी। इतनी ऊर्जा अगर प्रदान किया जाए तो ऑक्सीजन का नाभिक टूट जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि कुछ न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को पास लाकर पास लाकर निश्चित आवेश, ठीक है, निश्चित आवेश, कुछ न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को पास लाकर निश्चित आवेश और द्रव्यमान वाला एक नाभिक बनाया जाए तो इस प्रक्रिया में डेल्टा Eb ऊर्जा मुक्त होती है। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो नाभिक में है उनको अलग करने में आपको ऊर्जा देना पड़ेगा, जिसे बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे Eb। और कुछ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को पास लाकर निश्चित आवेश और द्रव्यमान वाला एक नाभिक बनाया जाए तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होगी, रिलीज होगी, बाहर निकलेगी, देना नहीं पड़ेगा, ऊर्जा बाहर निकलेगी। और कितनी होगी? डेल्टा Eb होगी। यह भी बाइंडिंग एनर्जी है। तो आप देख रहे हैं कि नाभिक को तोड़ने के लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ रही है, और नाभिक को तैयार करने के लिए, नाभिक को बनाने के लिए जब आप नाभिक बना रहे हैं तो ऊर्जा मुक्त हो रही है, ऊर्जा निकल रही है। यदि कुछ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को पास लाकर निश्चित आवेश और द्रव्यमान वाला एक नाभिक बनाया जाए तो इस प्रक्रिया में डेल्टा Eb ऊर्जा मुक्त होगी, रिलीज होगी। यह ऊर्जा Eb, यह बाइंडिंग एनर्जी जो है, यह ऊर्जा Eb नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। यही ऊर्जा जो Eb है, यही क्या कहलाती है? नाभिक की बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है, नाभिक को बांधे रखने वाली ऊर्जा कहलाती है, नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, यदि हमें किसी नाभिक के नाभिक कणों को अलग अलग करना हो तो हमें इन कणों को कुल ऊर्जा Eb प्रदान करनी होगी। तो यदि हमें किसी नाभिक के नाभिक कणों को अलग करना हो, यदि हमें किसी नाभिक के नाभिक कणों अर्थात न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो नाभिक में हैं उनको तोड़ना हो, उनको अलग अलग करना हो, तो इसके लिए हमें इन कणों को कुल ऊर्जा Eb प्रदान करनी होगी, बंधन ऊर्जा प्रदान करनी होगी, तभी वह नाभिक के कण अलग अलग होंगे। ठीक है, तो यदि हमें किसी नाभिक के नाभिक कणों को अलग अलग करना हो तो हमें इन कणों को कुल ऊर्जा Eb प्रदान करनी होगी। यद्यपि नाभिक को हम इस प्रकार तोड़ नहीं सकते हैं, नाभिक को हम इस तरह से तोड़ नहीं सकते हैं, फिर भी नाभिक की बंधन ऊर्जा यह तो बताती ही है कि किसी नाभिक में न्यूक्लियन परस्पर कितनी अच्छी तरह से जुड़े हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन को न्यूक्लियन कहा जाता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को एक साथ क्या कहेंगे? न्यूक्लियन।
तो किसी नाभिक की जो बाइंडिंग एनर्जी है, बंधन ऊर्जा है, यह हमें बताती है कि किसी नाभिक में न्यूक्लियन परस्पर कितनी अच्छी तरह से जुड़े होते हैं। नाभिक के कणों की बंधन शक्ति का एक और अधिक उपयोगी माप जो है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन है। नाभिक के कणों की बंधन शक्ति को एक और तरीके से नापा जा सकता है जिसे बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कहा जाता है। नाभिक के कणों की बंधन शक्ति का एक और अधिक उपयोगी माप है जिसे बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कहते हैं, EBN। ठीक है, EBN प्रति न्यूक्लियन, EBN बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसे किससे लिखेंगे? EBN से। जो नाभिक की बंधन ऊर्जा EB और उसमें उपस्थित न्यूक्लियन की संख्या A का अनुपात होता है। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन डेल्टा EBN क्या होता है? तो डेल्टा EB बटे A के बराबर होता है। डेल्टा EB मतलब बंधन ऊर्जा, नाभिक की बंधन ऊर्जा, और A मतलब न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। तो जब नाभिक की बंधन ऊर्जा में न्यूक्लियनों की संख्या से भाग देंगे तो हमें प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा प्राप्त होगी। डेल्टा EBN बराबर डेल्टा EB बटा A। ठीक है, हम प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को ऐसा मान सकते हैं कि यह किसी नाभिक को इसके न्यूक्लियनों में अलग करने के लिए आवश्यक औसत ऊर्जा है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या है? किसी नाभिक को इसके न्यूक्लियन में अलग करने के लिए आवश्यक औसत ऊर्जा है। अब आए फिगर देखें, चित्र 13.1। ध्यान दें, यह फिगर है 13.1। देखें ध्यान से, x अक्ष पे और y अक्ष पे, x अक्ष पे द्रव्यमान संख्या को लिया गया है। द्रव्यमान संख्या A 0, 50, 100, 150, 200, 250 द्रव्यमान संख्या x अक्ष पे है। y अक्ष पे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को लिया गया है, EBN को, जो है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। y अक्ष पे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और x अक्ष पे द्रव्यमान संख्या है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आप देखें 0, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अगर हम द्रव्यमान संख्या के आधार पर देखें तो द्रव्यमान संख्या जो है हाइड्रोजन का कम होता है। ठीक है, उसके लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा भी कम है। हीलियम का देखें तो न्यूक्लियन की संख्या कम है लेकिन प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा इसकी अधिक है, हीलियम का, हाइड्रोजन की तुलना में। आप देख रहे हैं ग्राफ में, यहाँ हीलियम से कम जो है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा लिथियम का है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि कार्बन है, हीलियम से अधिक कार्बन का प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है, उससे कम नाइट्रोजन का है, उससे अधिक नाइट्रोजन से अधिक ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन 16 वाले का है, फिर उससे कम ऑक्सीजन 18 वाले का है। इस तरह से यह ग्राफ बनाया गया है। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? तो चित्र में बहुत से नाभिकों के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा EBN और द्रव्यमान संख्या के बीच में ग्राफ दिखाया गया है। इस ग्राफ से हमें निम्नलिखित लक्षण विशेष रूप से दिखाई दे रहे हैं, दृष्टिगोचर होते हैं। पहला, नंबर 1, मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्याओं, मतलब जो द्रव्यमान संख्या A है वह 30 से अधिक और 170 से कम, अर्थात मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या। मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या मतलब यह जो है 30 से अधिक, यहाँ से 30 से अधिक और 170 से कम। ठीक है, 30 से अधिक और 170 से कम, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात हो रही है। 30 से अधिक और 170 से कम, अर्थात मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या।
मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा EBn का मान व्यवहारिक रूप से नियत है। यहाँ से और यहाँ तक देखा जाए तो यह बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्याओं के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान व्यवहारिक रूप से नियत है। व्यवहारिक रूप से क्या है? नियत है, जो 8 मिलियन न्यूटन वोल्ट के थोड़ा सा कम बेसी हो रहा है। ठीक है, यह मध्यवर्ती के लिए जो कितना है 30 से लेकर 170 तक। तो मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्याओं के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान व्यवहारिक रूप से नियत रहता है, अर्थात परमाणु क्रमांक के साथ परिवर्तित नहीं होता है। परमाणु क्रमांक के साथ परिवर्तित नहीं होता है। वक्र a बराबर 56 के लिए द्रव्यमान संख्या a बराबर कितना? 56। a बराबर 56 के लिए लगभग 8.75। a बराबर 56 किसका है? आयरन का है, लोहे का है, Fe का है। इसके लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आता है जो है 8.75। वक्र में a बराबर 56 के लिए अर्थात आयरन के लिए लगभग 8.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अधिकतम मान, और द्रव्यमान संख्या a बराबर 238, a बराबर 238, a बराबर 238 या यूरेनियम a बराबर 238। ठीक है, यूरेनियम इसका जो है सबसे अधिक a का मान 238, और इसके लिए जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है वह है 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके लिए कितना मान है? 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो परमाणु भार बढ़ के 238 हो गया। यूरेनियम 238 के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 7.6 मिलियन वोल्ट है। परमाणु भार केवल 56 है आयरन का, और इसके लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो है वह यूरेनियम से अधिक है, 8.75 है। आयरन का प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8.75 मिलियन वोल्ट है, जबकि यूरेनियम 238 का उससे कम 7.6 मिलियन वोल्ट है। ठीक है, हल्के नाभिकों मतलब भार 30 से कम, इधर वाले जो हल्के हैं, द्रव्यमान संख्या 30 से कम वाले, और भारी नाभिक अर्थात 170 से अधिक वाले, 30 से कम वाले और 170 से अधिक वाले। हल्के नाभिकों और भारी नाभिकों दोनों के लिए ही प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान मध्यवर्ती परमाणु क्रमांक के नाभिकों की तुलना में अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है, तो जो मध्यवर्ती परमाणु क्रमांक वाले नाभिक हैं उनकी तुलना में हल्के नाभिक और भारी नाभिक का प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होता है, उनकी तुलना में कम होता है। तो इस ग्राफ से आपने सीखा कि मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या अर्थात जिसका a का मान 30 से अधिक और 170 से कम है, उसके लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान व्यवहारिक रूप से नियत है, अर्थात परमाणु क्रमांक के साथ परिवर्तित नहीं होता है। ग्राफ में आप देख रहे हैं कि आयरन 56 के लिए 8.75 मिलियन वोल्ट आता है, अधिकतम मान आता है, और a बराबर 238 अर्थात यूरेनियम के लिए 7.6 मिलियन न्यूटन वोल्ट आता है। हल्के नाभिक जिनका परमाणु भार द्रव्यमान संख्या 30 से कम है, या फिर भारी मतलब परमाणु संख्या 170 से अधिक है, दोनों के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान मध्यवर्ती परमाणु क्रमांक के नाभिक की तुलना में अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है, इस तरह से हम कुछ निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। अब इस प्रकार निम्न निष्कर्षों पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, अभी तक जो भी हमें जानकारी मिली उस आधार पर हम कुछ निष्कर्ष बना सकते हैं। वह निष्कर्ष क्या हैं, समझे ध्यान से। पहला, नंबर 1, यह बल आकर्षी है। यह बल कैसा है? अट्रैक्शन का बल है।
और प्रति न्यूक्लियन कुछ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बंधन उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त बल है। यह जो बल है आकर्षी है, अट्रैक्टिव है, और प्रति न्यूक्लियन कुछ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बंधन उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त प्रबल है। जिनका परमाणु द्रव्यमान संख्या जिनकी द्रव्यमान संख्या 30 से कम और 170 से अधिक है, जिनकी द्रव्यमान संख्या A 30 से कम और 170 से अधिक है, के परास में बंधन ऊर्जा की अचरता, बंधन ऊर्जा की क्या है? अचरता है। ठीक है, इस तथ्य का रिजल्ट है, इस तथ्य का परिणाम है कि नाभिकीय बल जो होते हैं वो लघु परासी बल होते हैं। नाभिकीय बल जो है वो लघु परासी बल है, मतलब बहुत कम दूरी में ही लागू होते हैं। यह हमें जानकारी मिलती है द्रव्यमान संख्या 30 से कम और द्रव्यमान संख्या 170 से अधिक के परास में बंधन ऊर्जा के अचरता के आधार पर। ठीक है, बंधन ऊर्जा की अचरता के आधार पर हमें यह रिजल्ट मिला कि नाभिकीय बल जो है वह लघु परासी बल होते हैं। बड़े नाभिक के भीतर स्थित किसी न्यूक्लियन पर विचार कीजिए। ठीक है, बड़े नाभिक में स्थित किसी न्यूक्लियन पर विचार कीजिए। यह अपने पास पड़ोस के केवल उन न्यूक्लियनों से प्रभावित होगा जो इसके नाभिकीय बल के परिसर में आते हैं। यदि कोई अन्य न्यूक्लियन इस विशिष्ट न्यूक्लियन के नाभिकीय बल के परिसर से अधिक दूरी पर है तो यह विचाराधीन नाभिक की बंधन ऊर्जा को तनिक भी प्रभावित नहीं करेगा। तो जो उसके नाभिकीय बल के नज़दीक होगा वह तो उस पर प्रभाव डालेगा, लेकिन जो उससे दूर होगा वह उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। यदि किसी नाभिक के नाभिकीय बल के परिसर में अधिकतम P न्यूक्लियन हो सकते हैं, यदि किसी नाभिक के नाभिकीय बल के परिसर में अधिकतम P न्यूक्लियन हो सकते हैं तो इसकी बंधन ऊर्जा P के अनुक्रमानुपाती होगी। नाभिकीय बल के परिसर में अधिकतम P न्यूक्लियन हो सकते हो तो इसकी बंधन ऊर्जा P के अनुक्रमानुपाती होगी, अर्थात अधिकतम जो न्यूक्लियनों की संख्या है उसके अनुक्रमानुपाती होगी बंधन ऊर्जा। मान लीजिए, माना किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा pk है, जहाँ के एक नियतांक है जिसकी बीमा वही है जो ऊर्जा की होती है। अब यदि हम न्यूक्लियन की संख्या बढ़ाकर A का मान बढ़ाएं तो इससे नाभिक के भीतर न्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि किसी भी बड़े नाभिक में अधिकांश न्यूक्लियन इसके भीतर रहते हैं और पृष्ठ की अपेक्षा नाभिक की बंधन ऊर्जा पर A की वृद्धि का कुल प्रभाव नगण्य होता है। नाभिक की बंधन ऊर्जा पर परमाणु द्रव्यमान संख्या A की वृद्धि का कुल प्रभाव नगण्य होता है। अतः प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा नियत रहती है। द्रव्यमान संख्या बढ़ भी जाए तब भी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होगी? नियत रहेगी। और इसका सन्निकट मान pk के बराबर होता है। नाभिक का वह गुण जिसके कारण कोई नाभिक केवल अपने निकट के नाभिक को ही प्रभावित करता है नाभिकीय बलों का संतृप्ति गुण कहलाता है। नाभिक का वह गुण जिसके कारण कोई नाभिक केवल अपने निकट के नाभिक को ही प्रभावित करता है नाभिकीय बलों का संतृप्ति गुण कहलाता है। ठीक है, अगला जो है निष्कर्ष मिला, एक अत्यधिक भारी नाभिक जिसके लिए द्रव्यमान संख्या A बराबर 240 की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा A बराबर 120 के नाभिक की तुलना में कम होती है। एक अत्यधिक भारी नाभिक की तुलना में उसकी तुलना में कम द्रव्यमान संख्या के नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा छोटे वाले की तुलना में बड़े वाले की कम होती है।
एक अत्यधिक भारी नाभिक जिसके लिए द्रव्यमान संख्या 240 है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा द्रव्यमान संख्या 120 की नाभिक की तुलना में कम होती है। अतः यदि A बराबर 240 का कोई नाभिक A बराबर 220 के दो नाभिक में टूटता है तो इसमें न्यूक्लियन अधिक दृढ़ता से परिबद्ध होंगे। ठीक है, अगर 240 वाला 120 के दो नाभिक में टूट जाए तो 120 वाले में न्यूक्लियन अधिक मजबूती से बंधे होते हैं। यह इंगित करता है कि इस प्रक्रिया में ऊर्जा विमुक्त होती है। इस प्रक्रिया में एक बड़ा नाभिक छोटा नाभिक में टूटता है तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा रिलीज होती है, बाहर निकलती है। यह विखंडन द्वारा ऊर्जा विमुक्त होने की महत्वपूर्ण संभावना को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, तो जब एक बड़ा नाभिक, जब एक भारी नाभिक हल्के नाभिक में टूटता है तो विखंडन के द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है। कल्पना कीजिए दो हल्के नाभिक जिसका द्रव्यमान संख्या 10 से कम है या लगभग 10 के बराबर हो, मिल रहे हों, संलयित हो रहे हों और मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। दो हल्के नाभिक संलयित होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो संलयन द्वारा बने एक भारी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हल्के नाभिक के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा से अधिक होती है। इस भारी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हल्के नाभिक के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा से अधिक होती है। इसका अर्थ हुआ कि अंतिम निकाय में कण प्रारंभिक निकाय की तुलना में अधिक दृढ़ता से बंधा हुआ है। जो अंतिम निकाय है उसमें प्रारंभिक निकाय की तुलना में कण क्या है, अधिक मजबूती से बंधा हुआ है। यह संलयन की इस प्रक्रिया में भी ऊर्जा विमुक्त होगी। संलयन के इस प्रक्रिया में भी ऊर्जा विमुक्त होगी। यही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है, संलयन। संलयन में हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं जिससे ऊर्जा रिलीज होती है। यह घटना सूर्य पे होता है जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं, जिसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। और जब भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो उसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। ठीक है, तो यह था आपका नाभिकीय बंधन ऊर्जा के बारे में, नाभिकीय बंधन ऊर्जा के बारे में। थैंक यू।